हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो आपका ये टॉपिक है ये है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये आपके क्लास 8 का इतिहास है, एनसीईआरटी का। भाग 1 में आपने कैसे, कब और कहां, व्यापार से साम्राज्य तक, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथे एक्सरसाइज में आपने आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पढ़ा था। 5वें में आपने जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की बातें आपने पढ़ी थी। और 6ठे में उपनिवेशवाद और शहर पढ़ा था। ये भाग 2 का बुक है और इसमें भी आपको 6 अध्याय पढ़ना है, जिसमें कि आपने 7वें नंबर पर बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक पढ़ा था। 8वें अध्याय में आपने पढ़ा था, जो सब आपने पढ़ लिया है वो मैं आपको बता रही हूँ और आपको क्या पढ़ना है ये भी समझना ज़रूरी है। 8वें अध्याय में हमने देखा था देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, जो कि अंग्रेज़ों ने सोचा था। आज जो हम देखने वाले हैं ये है महिलाएं, जाति एवं सुधार। और हमने एस्टेट की तैयारी भी शुरू कर दी है। आप लोगों में से जो भी सीटेड एस्टेट के जो भी हैं, और चूँकि ये चैनल आपके सामाजिक अध्ययन का है तो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक है। आपके लिए संभव हो तो आप सारे क्लास को अटेंड करिए। मैं जितना भी क्लास आपके लिए लाती हूँ 10-15 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लाभ ही होना है। ये भी जो टॉपिक है एस्टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि 8th, 7th, 9th को आप पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में ये अध्याय बड़ा है लेकिन इतना महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है। कई नियमों को, कई कानूनों को बनाने की इसमें बात की गई है, इसीलिए ये टॉपिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको हम देखते हैं कहाँ तक इसको हम देख सकते हैं। इसमें जो 3 बिंदु है, महिलाएं, जाति एवं सुधार, इसमें सबसे पहले जो बात आती है, हम लोगों ने आज से 2 साल पहले की चर्चा इसमें की गई है कि किस प्रकार की ज़िंदगी होती होगी आज से 200 साल पहले। उस समय महिलाएं तो दूर की बात है, पुरुष भी शिक्षित नहीं होते थे, ना ही कॉलेज विश्वविद्यालय की उतनी स्थापना हुई थी। और लड़कियां तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती ही नहीं थी। तो उस समय औरतों की पढ़ने की तो बात होती ही नहीं थी, बल्कि औरतों पर और भी जुर्म ही किया जाता था। वोट डालने का अधिकार, ये सब तो आपने जब बिहार बोर्ड का स्टेट का पढ़ा है तो आपने देखा है किस तरह से मताधिकार की बातें आई। यहाँ पर भी हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो औरतें थी, औरतों और गरीबों को एक कैटेगरी में रखा जाता था। जिस प्रकार गरीबों के लिए शिक्षा पाना मुश्किल होता था, उसी प्रकार औरतों के लिए भी शिक्षा पाना उतना ही मुश्किल होता था। क्योंकि आजकल तो जितनी छूट, जितनी सुविधाएं हर चीज़ में, पढ़ने लिखने में, जीवन साथी चुनने में दी गई है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और कम उम्र में शादी भी कर दी जाती थी, और चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, वो एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं। और विधवा होने पर क्या होता था कि उनको जो है पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था, चाहे स्त्री की अपनी इच्छा हो या फिर उसे ज़बरदस्ती। पहला प्रश्न आपका यहीं से शुरू होता है। तो ये जो आपका प्रश्न आप देख रहे हैं, सती से क्या तात्पर्य है, तो स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहा जाता था। अब यहाँ क्या है कि सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ भी आप याद रख लीजिएगा, सदाचारी महिला। और यहाँ पर जो सती प्रथा के समर्थक थे, वो उनसे जब पूछा गया तो वो कहते थे कि जब महिला को बैठाया जाता था तो उसके हाथ पैर को इसीलिए बांध दिया जाता था ताकि आग के डर से वो अपनी जान न बचा ले, उसे उसके साथ जलना ही है, अपने पति के साथ। इस तरह से स्थिति थी उस समय के, आज से 200 साल पहले। और संपत्ति पर भी महिला का अधिकार नहीं होता था, शिक्षा पर भी कोई अधिकार नहीं होता था। और देश के बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अगर औरत अधिक पढ़ लिख लेती है, ये एक प्रकार का आप अंधविश्वास कह सकते हैं, जो महिलाएं अधिक पढ़ लिख लेती है तो वो विधवा हो जाती है। अगर यही धारणाएं आज भी जीवित रहती तो क्या महिलाएं जो हर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पोस्ट पर है, ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो समय के साथ व्यक्ति को उनके विचारों को भी बदलना होता है। तो दूसरा प्रश्न है आपका, औरतों की शिक्षा के बारे में लोगों का क्या अंधविश्वास था। तो अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। फिर आपका आता है वैश्य किसे कहा जाता है, तो व्यापार या महाजनी से जुड़ी जातियों को वैश्य कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, शूद्र की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो काश्तकार, बुनकर, कुम्हार और दस्तकार।
अब जो ये दो प्रश्न आए, वैश्य किसे कहा जाता है और शूद्र की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। ये प्रश्न आने का ये कारण था कि उस समय समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, बल्कि छोटे बड़े जातियों में भी फर्क था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। जिस प्रकार अभी आपने देखा, ये व्यापार और महाजनी जो थे उसे वैश्य जाति का माना जाता था। काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार ये सभी शूद्र श्रेणी में आते थे, इसीलिए इनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ये सब जो होते थे, ये गांव शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते थे, इसीलिए ऊंची जातियों के लोग इन्हें दूषित कार्य करने वाले मानते थे और उनको लगता था कि इनके टच में आने से भ्रष्ट हो जाएगी हमारी जो जाति है या फिर हमारा जो धर्म है। इसीलिए उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए और इसको हम लोग आगे में समझेंगे कि आगे बढ़ते हुए समझेंगे। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो उस समय जो है हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित जितनी भी बातें बहस हुई, इन सब पर चर्चा होते हुए दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर एक हिम्मत जुटाई गई। पहले लोग आपस में इसके खिलाफ कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं ये सभी छपनी शुरू हो गई और ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि पांडुलिपि जो था उसके मुकाबले भी ये लोगों के पास ज़्यादा तेज़ी से पहुँचे। और लोग वहाँ पर क्या करते थे, उनके मन में जो बात आती थी वो उसको अपनी भाषाओं में समाज में रखते थे और फिर उस चीज़ की चर्चा करते थे, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, और ये चर्चा आम जनता तक पहुंचती थी और ये चर्चा धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ गई थी। तो यहाँ पर जो आपने सती प्रथा के बारे में पढ़ा, तो उसी समय जो है भारतीय सुधारक और सुधार संगठन की आप बात करते हैं तो उसमें जो बहस हुई उसमें से राजा राम मोहन राय की बातें निकलकर सामने आई, जिनका ये था 1772 से 1833 ईस्वी तक उनका जीवन काल था। राम मोहन राय थे, ये एक सुधारक थे और इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम की एक सुधारवादी संगठन बनाया था। इसी संगठन को आगे चलकर ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया और ये सुधारक कहलाते थे। और ये इसीलिए सुधारक कहलाते थे क्योंकि इनका मानना था कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है और जो अन्यायपूर्ण तरीके से जो सती को जलाया जाता है या फिर जो शूद्र श्रेणी में किसी को रखा जाता है, वैश्य श्रेणी में रखा जाता है, तो इससे जो है छुटकारा पाना जरूरी है, इसीलिए इनको सुधारक कहा गया था। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है राजा राम मोहन राय कौन थे, तो ये एक सुधारक थे। इनका जीवन काल यहाँ है। कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और फिर इसी में आपका है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको ध्यान में रखना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। और पीडीएफ की बात रही तो मैंने पिछले 2 क्लास का, यानी कि जब आपके क्लास 8 के भाग 2 का स्टडी शुरू हुआ है तो मैंने कोई पीडीएफ नहीं दिया है, मुझे इस बात का स्मरण है और मैं प्रयास करूंगी। आज तो चूँकि अभी शाम हो गया है तो इसका भी पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊंगी, तो देखते हैं इसको कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद तीनों एक्सरसाइज का हम एक साथ ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आगे जो आपका प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे, तो ये संस्कृत, फारसी तथा कई भारतीय, भारत में एक ही भाषा नहीं बोली जाती है। आपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पढ़ा है भारत में कितनी भाषाएं, कितने नृत्य है, ये सब आपको स्मरण करना होगा। जब हम सामाजिक राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे पढ़ाना तो मैंने 1 या 2 अध्याय पढ़ाया है, आपको कम्युनिटी पेज पर रिमाइंड करा देंगे कि एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। अब अगला आपका प्रश्न है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय को इस बात से काफ़ी दुख था कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और तो ये विरोध भी राजा राम मोहन राय ने किया था। और सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी थी? 1829 ईस्वी में। आखिरकार राम मोहन राय के विचारों को सही मानते हुए उनको एक विद्वान व्यक्ति का दर्जा दिया गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। अगला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय गलत प्रथा को चुनौती देने के लिए किसका सहारा लेते थे? इस बातों को समझिएगा। जब राजा राम मोहन राय ने अकेले इस कदम को उठाया था
तो ये इस बात को साबित करने के लिए कि ये प्रथा गलत है, इसके लिए वो किस चीज़ का सहारा लेते थे? तो वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, श्लोकों को या वाक्य को ढूंढ कर लाते थे और उसका सहारा लेकर वो दलील पेश करते थे कि इसमें कहाँ ऐसा लिखा है कि औरतों को जलाना है, फिर आप लोग कैसे जला सकते हैं। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के श्लोक का सहारा लेकर गलत प्रथा को चुनौती देने का प्रयास किया था। और विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होता है। राजा राम मोहन राय के बारे में आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से उन्होंने सती प्रथा को रोका, और उसके बाद इनके तरह ही एक प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अब यहाँ समझना है कि एक कदम राजा राम मोहन राय ने उठाया कि विधवा को जलाना नहीं है, तो प्रसिद्ध सुधारक जो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में इन्होंने कदम उठाया, और आखिरकार इनके सुझाव को मानकर अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। तो विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अंग्रेज़ों ने किसके सुझाव पर विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया था और कब? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सुझाव पर 1856 ईस्वी में। ये 2 ईस्वी आपने देखा, 1829 ईस्वी और 1856 ईस्वी। ये दोनों ईस्वी महत्वपूर्ण है और इससे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इस दोनों चीज़ों को समझने के बाद अब हम चलेंगे ब्रह्मो समाज का। हमने देखा है, इन्होंने किसी समाज की स्थापना नहीं की, लेकिन इसके बाद हमको देखना है आर्य समाज। यहाँ से जो इनकी चर्चा होती है, ये आर्य दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में ही अपना समर्थन दिया था, और इसके बावजूद इन्होंने ये भी कहा था कि विवाह करने वाली जो विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या, इनके समर्थन के बावजूद भी विधवा विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि समाज उनको आसानी से नहीं स्वीकारता था। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, और ये शायद इस बार के सीटेट में भी पूछा गया है। और कलकत्ता में किस सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले? अब देख सकते हैं कैसे एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, तो यही ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इन्होंने कलकत्ता में सुधारकों के लिए, कलकत्ता में किस सुधारकों ने? तो ये थे आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने लड़की के लिए स्कूल खोला। और चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कलकत्ता में, लेकिन अगला जो आपका प्रश्न है 19वीं सदी के आखिर में पंजाब में और महाराष्ट्र में किसके द्वारा लड़कियों का स्कूल खोला गया? तो यहाँ पर 19वीं सदी देना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब पंजाब और महाराष्ट्र में कई स्कूल खुल गए हैं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में। अब तो हर साल हर 6 महीने में स्कूल खुलते हैं, तो इसीलिए ये ईस्वी महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के आखिर में पंजाब में और महाराष्ट्र में किसके द्वारा लड़कियों का स्कूल खोला गया? तो पंजाब में आर्य समाज द्वारा खोला गया था, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले द्वारा लड़कियों का स्कूल खोला गया था। अब यहाँ समझना हमें ये है कि जब स्कूल खोला गया, तो प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे, जब शुरू में स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग डरते थे। उनको ये डर लगता था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर लेकर जाएंगे, अब लड़कियां घरेलू कामकाज नहीं करेंगे, या फिर वो लड़कियों को घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, या फिर स्कूल जाने के लिए लड़कियों को जो है सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ेगा। इस तरह से इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। इस तरह की कई मान्यताएं जो है लोगों के मन में बढ़ने लगी, और 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता रहा। कि आप इसको पढ़ाना रोकिए मत, घर में ही पढ़ाइए। इनमें से ही एक थे, आपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी इनकी चर्चा सुनी है और पढ़ी है, राज सुंदरी देवी, जिन्होंने, वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। वो अपने पति से डरकर चुरा कर उन्होंने पढ़ाई की थी। तो दिए की टिमटिमाती लौ में किस महिला ने पढ़ना लिखना सीखा था? राज सुंदरी देवी। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ने लगा, और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आपने ये देख लिया कि आर्य समाज द्वारा पंजाब में स्कूल खुले, और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में खुले, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ये बात 20वीं सदी आ गई, और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा की, जिसमें से महत्वपूर्ण ये भोपाल की बेगम है। इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिमों के लिए स्कूल खोला, और कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला था? ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी। इनसे भी जुड़ा हुआ काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। और फिर आपका अगला प्रश्न है, महिलाएं विश्वविद्यालयों में कब प्रवेश होने लगी थी? 1880 के दशक आते आते
महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश होने लगी थी और उनमें से कुछ डॉक्टर, कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। कई महिलाएं लेखक बन गई। इनमें से महत्वपूर्ण थी एक ताराबाई शिंदे। इन्होंने पूना में सबसे पहले इन्होंने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। ताराबाई शिंदे थी पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं में। और दूसरा है आपका स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने लिखी थी, तो ये ताराबाई शिंदे थी। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर आपका आता है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई से कई प्रश्न हैं कि पंडिता रमाबाई कौन थी। ये संस्कृत की महान विद्वान थी और इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और इन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। उस किताब का कोई नाम नहीं है, तो इससे आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब किसने लिखी थी, तो ये थी आपकी पंडिता रमाबाई। और पूना में विधवा गृह की स्थापना भी पंडिता रमाबाई ने की थी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूना में विधवा विवाह की स्थापना भी पंडिता रमाबाई ने की थी। और फिर आपका यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ा, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखने वाली महिला कौन थी, पंडिता रमाबाई। और बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये बाल विवाह को समझने के पहले हम समझेंगे कि जैसे 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और कई महिलाओं को संगठित किया, कई तरह के संगठन को उन्होंने बनाया। और 20वीं सदी की शुरुआत से ये महिलाएं मताधिकार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने जो है राजनीतिक दबाव समूह बनाना शुरू किया, यानी कि समाज में इस बात को फैलाना शुरू किया। लेकिन उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया, लेकिन इनके इस प्रकार के आंदोलनों को यह कह के दबाया गया। सबसे पहले तो 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया, लेकिन इनको ये आश्वासन दिया इस नेताओं ने कि स्वतंत्रता, एक बार भारत स्वतंत्र हो जाए तब फिर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। यानी कि उनका ये कहना था कि सबसे पहले हम देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं, हमारा एक बार देश स्वतंत्र हो जाए फिर हम लोग आपस में शिक्षा प्राप्ति के लिए और मताधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। और उसके बाद फिर ये बाल विवाह का निषेध अधिनियम आया और इसमें आप जानते हैं कि पहले ये जो कानून बना था 18 साल के कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर इसमें सुधार किया गया और 18 साल को 21 साल बढ़ाकर किया गया और 16 साल को 18 साल। और ये आपने देखा है, ये पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में भी अभी जो आपने स्टेट का प्रैक्टिस सेट भी बनाया उसमें इस तरह के प्रश्न कई बार आपने सॉल्व किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, 1929 ईस्वी में। और आपका जो ये प्रश्न है कि 1840 ईस्वी में बम्बई में परमहंस मंडली का गठन क्यों किया गया था, तो ये जाति उन्मूलन के लिए। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से मिटाना, ये आपको मैंने कई बार समझाया है। तो ये जो अभी तक आपने देखा ये था आपका जाति और समाज सुधार, महिलाओं की दुर्दशा। अब जो इस बुक में आपका शुरू होगा, इसी समय के आसपास जो है बहुत सारे गरीब लोग नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर वो बाहर जा रहे थे। नए कारखाने, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां, इस तरह की चीज़ों के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, जो कि आपने अध्याय 6 में भी इसको पढ़ा है। तो यहाँ से थोड़ी सी कहानी में चेंजिंग आती है, हमारे काम धाम के बारे में बातें होती है, कारखानों के बारे में बातें होगी, किस प्रकार के काम किए जाते थे, जूते कौन बनाते थे, या फिर मजदूर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इन सब चीज़ों को हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।